हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ स्टडी विथ हरिओम के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि यदि हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीईओ हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो या एनी वन डे एग्ज़ाम हो, लेकिन यदि वहाँ से संविधान से क्वेश्चन बनता है तो संविधान का जो क्वेश्चन होता है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं ऐसे ही क्वेश्चनों का सीरीज लेकर आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस समय जो एग्ज़ाम जो हैं, जैसे मान लीजिए टीजीटी है, पीजीटी है, तो वो तो एग्ज़ाम में जो संविधान जिसका है, जिसका पॉलिटी है, आएगा ही आएगा। लेकिन इसके बाद अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये बेहद इम्पॉर्टेंट सीरीज चल रहा है और इस सीरीज़ से आप अपनी तैयारी को आंक सकते हैं कि हाँ, हमने कितनी तैयारी की है और जो भी आपको रिजल्ट मिले उसमें आप सुधार कर सकते हैं। तो चलिए हम सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? वास्तविक और लोकप्रिय, औपचारिक और विधिक, राजनीतिक और नाममात्र, संवैधानिक और नाममात्र। तो इसमें आपका आंसर होगा औपचारिक और विधिक और चौथा है संवैधानिक और नाममात्र। यानी आपका दो ऑप्शन सही है। दूसरा कौन कौन? दूसरा और चौथा। तो आपका इस तरह आंसर हो जाता है डी। नेक्स्ट चलते हैं हम। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? तो अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। इस प्रकार का आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट चलते हैं। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित है। एक कथन और कारण का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। और प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियाँ विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है। कह रहा है ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। तो ये तो आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा सी। ए सही है किंतु आर क्या है आपका गलत है। ठीक है, ए सही है, आर गलत है, आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट चलते हैं हम। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता। कह रहा है कि जो भारतीय संविधान है उसमें कौन सी अधिकार ऐसा है जो राष्ट्रपति को नहीं दिया गया है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, रक्षा बलों की सर्वोच्च कमांडर होने का, देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। तो इसमें से देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति आप लोग पता है कि 75 के अनुसार राष्ट्रपति करता है। रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होने का भी अधिकार इन्हें है। देश के किसी भाग में आपातकालीन, जानते हैं कि भाग 18 में दिया गया है, आपातकालीन स्थिति लागू करने का भी दिया गया है। लेकिन जो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है ये इनके द्वारा नहीं होती है, ये किसके द्वारा होती है? राज्यपाल के द्वारा है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से आपको सही बताना है। कह रहा है राष्ट्रपति संसद का भाग है। तो बिल्कुल जी सही है, ये तो आपका कथन सही है, क्योंकि आपको पता होगा कि संविधान में अनुच्छेद 79 में एक संसद की व्यवस्था की गई है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद का निर्माण होता है। कह रहा है आर, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है। क्या है? ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या। इस प्रकार का आपका आंसर सही हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों, यानी भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नांकित में से कौन सा एक सही नहीं है? आपको यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। सही नहीं कह रहा। तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। आपातकालीन शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ सही है। राज्यों में राष्ट्रपति शासक, यानी राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति भी दी गई है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकती है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों आपको सेम लग रहा होगा कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, और डी में क्या है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। कहने का तात्पर्य है कि ऐसी व्यवस्था है कि अनुच्छेद 143 में, किस अनुच्छेद में? 143 अनुच्छेद में बताया गया है कि राष्ट्रपति अगर ज़रूरत पड़ता है तो सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श
यानी सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर सकता है, लेकिन ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि वो सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करे। वो स्वीकार कर भी सकता है और अस्वीकार कर सकता है। तो इसीलिए आपका आंसर यहाँ पर सही होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अगर कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और सब्सक्राइब करने के साथ शेयर भी करिए, क्योंकि मैं संविधान से संबंधित और इतिहास से संबंधित आपको ऐसी तैयारी कराऊंगा कि आपको लगेगा हाँ कि जीवन में इतिहास मैंने पढ़ा है और समझा है। क्योंकि देखिए, पढ़ते तो हम सब हैं, लेकिन क्वेश्चन जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको ये नहीं लगेगा कि हमारी तैयारी कितनी हुई है कितनी नहीं हुई। इसलिए पढ़ने के बाद आपको कहीं से मौका मिले आप क्वेश्चन सीरीज जरूर सॉल्व करिए। चलिए, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं और कार्यपालिका शक्तियां सरकार को व्यवसाय चलाने में से संबंधित हैं। कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है, तो ये तो बिल्कुल सही है, ये आपका क्या है, सही है। और दूसरा क्या है, कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है, तो क्या होगा इसका, ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है, ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं। यहाँ पे दोनों तो सही है, लेकिन जो आर है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो बताइए, आपातकाल जब स्थिति आती है तो राज्य विधानसभा की जो अवधि होती है किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? राज्य विधानमंडल बढ़ाएगा नहीं, राज्य के राज्यपाल बढ़ाएंगे नहीं, राष्ट्रपति बढ़ा नहीं सकते हैं, तो आपका आंसर अपने आप निकल के आ रहा है बी, संसद। क्या होगा, संसद। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। बताइए, कह रहा है राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री, आप जानते हैं कि राज्य का मुख्यमंत्री जो होता है विधानमंडल से चुन के आता है, और जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो विधानमंडल के सदस्य निर्वाचित करते नहीं है राष्ट्रपति को। तो आपका आंसर अभी इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, आंसर आप चुटकियों में दे देंगे। देखिए, ये क्वेश्चन IAS 1993 में आया हुआ है। वह स्वयं प्रत्याशी होता है, वह राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, वह राज्य का विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, वह राज्य के विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो। तो आपका आंसर हो जाएगा 9 का सी, क्योंकि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, कंट्रोवर्सी है, यहाँ पे देखिए ध्यान से। कह रहा है कि राष्ट्र के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता। मैंने फ्लो में कुछ कर दिया, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि अनुच्छेद 54 में जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो संसद के लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, यानी संसद के जो दोनों सदन हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। वहीं उपराष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है तो जो मनोनीत सदस्य होते हैं राज्यसभा के, वो भी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो राष्ट्रपति का जब अनुच्छेद 54 के अनुसार निर्वाचन होता है तो एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई है। तो जिस निर्वाचक मंडल में क्या होता है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और हर राज्यों की विधानसभा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हर राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। और साथ ही 17वें संविधान संशोधन, एक और व्यवस्था कर दी गई है। 17वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी, अब तो प्रेजेंट टाइम में जम्मू कश्मीर को भी विधानसभा, आपको पता है, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि जो राष्ट्रपति होगा निर्वाचन में मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए इसलिए पात्र नहीं होगा जब वह राज्य मंडल यानी राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य होगा। क्या उच्च सदन का सदस्य होगा, यानी विधान परिषद का सदस्य होगा, तो भाग नहीं दे पाएगा, क्योंकि जो विधान परिषद होता है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है। ठीक है, चलिए, भले ही समय लग जाए लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया और इससे आप आसानी से इसके आंसर बता सकते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सा सही है बताइए? 10 का हो जाएगा आपका सी, यानी लोकसभा के चुने हुए सदस्य भी भाग लेते हैं
राज्यसभा के चुने हुए सदस्य भी भाग लेते हैं और राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य। मैंने इसीलिए अभी बताया कि राज्य विधान परिषद के जो चुने हुए सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है? यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हों तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन करेगा? तो आपको पता है कि जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, वही करते हैं, कार्यभार संभालते हैं। और ऐसा एक बार हो भी चुका है जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु होती है, जो हमारे राष्ट्रपति थे। 1967 और 69 तक इनका शासनकाल रहता है। तो उस समय उपराष्ट्रपति रहते हैं बीबी गिरी, और बीबी गिरी क्या करते हैं कि कार्यभार उपराष्ट्रपति के कुछ दिन तक संभालते हैं, लेकिन स्वतः राष्ट्रपति के चुनाव में यानी निर्वाचन में उम्मीदवार बनके खड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो जाता है और वहीं पर सर्वप्रथम मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने ऐसी जो स्थिति बन गई थी, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का जगह खाली था, तो हिदायतुल्लाह ने इस कार्यभार को संभाला था। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो उसे भारत का जन्म से नागरिक होना चाहिए, उसे 35 वर्ष पूरी कर लेना चाहिए, उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। तो आप बताइए कौन सा सही है? इसमें केवल आपका आंसर सही हो जाएगा 2, केवल 2 सही है। देखिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, न कि जन्म से नागरिक होना चाहिए। ठीक है, उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता नहीं, बल्कि ऐसे कर सकते हैं, लोक संसद में लोकसभा और राज्यसभा भी आता है, तो लोकसभा को आप मान सकते हैं। इस प्रकार आंसर आपका बी सही है। अगर भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में या चुनाव में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो आपको पता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास रखा जाता है। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो आपको पता है कि पढ़ा लिखा होना ही चाहिए, हैं? पता है कि नहीं पता? नहीं, यही तो बात है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए 35 वर्ष होना चाहिए, संसद यानी लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखना चाहिए और देश का नागरिक होना चाहिए। ये पढ़ा लिखा हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये बहुत ही विडम्बना है। चलिए, हमको पढ़ने से मतलब है। ठीक है सॉरी दोस्तों। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु बताइए क्या? परंतु निर्वाचित होने के तुरंत बाद अपनी यानी उसकी सदस्यता को त्याग करना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य है, कोई सांसद अथवा विधानमंडल का सदस्य राष्ट्रपति बन सकता है, निर्वाचित हो सकता है, लेकिन जैसे ही वो राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाएगा उसे अपने पद से तुरंत क्या करना पड़ेगा? त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, तो कैसे चुने जाते हैं? मैं बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से यहाँ पर समझाया था आपको कि राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य पे आप जरूर ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य की वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या की विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा यथा अनिश्चित जनसंख्या? देखिए, ये IAS 1997 ईस्वी में क्वेश्चन बना हुआ है और आंसर एकदम आसान है। कहने का तात्पर्य ये पूछ रहा है कि जो राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई है, वो जो आपका परिसीमन किया गया था, तो किस वर्ष की जनगणना के हिसाब से किया गया था? तो 1971 की जनगणना के हिसाब से किया गया था। आपका यही सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उस राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यानी अध्यादेश के बारे में पूछ रहा है। तो आपको पता है कि 1, 2, 3 यानी 123 जो है आपके यहाँ पे आंसर सही होगा। अगर पूछे कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपना अध्यादेश जारी करता है, तो 1, 2, 3 का आपको कुछ करना नहीं है, 2 यहाँ से हटाना है और सीधे लिख देना है 213 यानी 213 213 123 में राष्ट्रपति और 213 में राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो मैं अभी आपको बहुत ही अच्छे डिटेल में बताया था, तो बताने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? बताइए कौन सा सही नहीं है? वह एक संगठक यानी वो संसद का एक संगठक है, बिल्कुल सही है। वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है कि नहीं लेता है? बताइए, नहीं लेता। ठीक है, यही आपका आंसर सही हो जाएगा 20 का बी। वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं लेता है। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, ये सही है। और वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। आपको पूछा कौन सा सही नहीं है, तो यही सही है, दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं लेता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, कैसे होता है? तो आपको पता है कि एकल आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणी मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा बी। कैसे हो जाएगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो किसके अनुसार से है? 22 का आपका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 352। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आपात की घोषणा को स्वीकृत संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। तो बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है। तो आपका यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा 1 माह के अंदर, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? तो बताइए, कभी नहीं है। आज तक कभी भी ऐसा स्थिति नहीं आया। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो बताइए, भारत की महान्यायाधीश की करता है? जी हाँ, एकदम बिल्कुल करता है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की करता है? ये भी करता है। और राज्यपाल की जानते हैं 155 अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, डिटेल में पढ़ाएंगे तो थोड़ा समय लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि ये तैयारी आपका रिवीजन है कि आपने कितना रिवीजन किया। तो मैं थोड़ा जल्दी अब पढ़ाने का प्रयास करूँगा, जिससे आपकी समय की बचत भी हो। और जैसा आप कमेंट करिएगा, बताइएगा कि आप लोग को डिटेल में पढ़ना है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, या क्वेश्चन को जल्दी जल्दी फटाफट आंसर बताया जाए। ठीक है, जैसा हो आप कमेंट जरूर करिएगा। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तारीख से, निर्वाचन आयोग द्वारा। आपका आंसर क्या होगा? सी। क्या होगा? अपने पद ग्रहण के दिन से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे कथन और कारण की बात आ गई है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग। अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कारण क्या कर रहा है? राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है, तो जान ही रहे हैं, ऐसा हो सकता है? संविधान ही सर्वोच्च है हमारे यहाँ। तो 27 का ऑप्शन हो जाएगा सी। 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। कथन सही है परंतु कारण गलत है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है। क्या नहीं है? क्षमादान करें। तो आपको पता है कि अनुच्छेद 72 के अनुसार क्षमादान की शक्ति दी गई है राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को होता है, तो क्या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति हटा सकते हैं? नहीं। साबित और कदाचार के असमर्थता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, कि 61 द्वारा। बताइए, पता है आपको? देखिए, केवल राष्ट्रपति पर ही महाभियोग लगाया जा सकता है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 61 के अनुसार, किसके अनुसार? अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर ही केवल महाभियोग लगाया जा सकता है। न्यायाधीश और नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इन लोगों पे ऐसी स्थिति नहीं है कि महाभियोग लगा कर हटाया जा सकता है। साबित और कदाचार के असमर्थता के आधार पर ही उन्हें हटाया जा सकता है, और जिसमें लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की सहमति होती है। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, ये भी कथन और कारण पे विचार करना है। क्वेश्चन तो बहुत लंबा है और IAS 2007 में बना हुआ है, लेकिन देखिए, क्वेश्चन पढ़ने से आपको कुछ तरीका, कुछ एहसास होगा, कुछ अनुभूति होगी कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। कर रहा है, वित्तीय आपात की उद्घोषणा 2 मास की समाप्ति पर परिवर्तन में नहीं रहेगा। यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। बात समझ में आई? देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है? यदि वित्तीय आपात परिवर्तन में हो तो भारत का राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाली सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के, परंतु जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश नहीं आते, वेतन और भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश देने में सक्षम है। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है। अब इतना ध्यान से जब पढ़ेंगे तब आप सिविल की तैयारी कर पाएंगे। और लोग सिविल की तैयारी करने के लिए
कई साल तक मेहनत करते हैं लेकिन नहीं निकलता। बात है कि हम पढ़ते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिए। ये एनसीईआरटी पढ़ने से आपका कॉन्सेप्ट जो होता है आपके अंदर एक नई समझ आती है, और उस समझ के आधार पर जब आप आगे तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी थोड़ा सा एक प्रकार से सही वे में, सही रास्ते की तरफ आप अग्रसर हो जाते हैं और आपको सफलता जरूर मिल जाती है। चलिए क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे बात करने की वाली कोई बात नहीं है। 29 का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए, केवल एक और दोनों, केवल दो, न तो एक और न हो दो। बताइए, तो यहाँ पे आंसर आपका सही हो जाएगा केवल ए। कैसे होगा? केवल ए यानी केवल एक। अब देखिए, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आप लोग रिवीजन करना होगा तो पॉज करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो जानते हैं कि वित्त आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, योजना आयोग के अध्यक्ष की होती है, संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है कि नहीं होती, आपको यही बताना है। तो मैंने यहाँ पे उपाध्यक्ष की जगह अध्यक्ष पढ़ दिया, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। यहाँ पे योजना आयोग के उपाध्यक्ष की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। 1994 में क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए, जितना भी आईएएस का पीसीएस का क्वेश्चन होगा जरूर आपको थोड़ा बहुत घुमाएगा। अगर ध्यान से आप क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो आपका गलत भी हो जाएगा। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो आपका आंसर से हो जाएगा सी। ठीक है, योजना के उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करता। नेक्स्ट चलते हैं, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? बताइए, आपको बताना है। जब वह राष्ट्रपति यानी जब वह उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, कथन और कारक क्वेश्चन है। देखिए, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है, और कारण क्या है? भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। बताइए, कहाँ तक आप लोग समझ रहे हैं इस बात से? पहला तो इसमें सही है, पहला तो सही है, लेकिन आपका जो कारण है वो गलत है। इस प्रकार आपका आंसर सही हो जाएगा सी। ये सही है और आर गलत है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, देखिए वही क्वेश्चन है और उसी से क्वेश्चन ये बना हुआ है। जानते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, नहीं तो गलत हो जाएगा। राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों की बात कर रहा। तो मैं बताया था कि राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है तो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो भाग नहीं होते हैं। तो आपका दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तीसरा आपका सही हो जाएगा। और साथ ही दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार आपका सही होगा 1, 3, 4। क्या होगा? 1, 3, 4। तो कौन सा देखिए ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट चलते हैं, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति को पद रिक्त हो जाता तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? बताइए। तो यदि भारत का राष्ट्रपति अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो वहाँ पे उपराष्ट्रपति संभालते हैं, और उपराष्ट्रपति भी ना हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है और उसी हिसाब से आपको आंसर देना है। कह रहा है संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ प्रधानमंत्री में निहित हैं। तो जी बिल्कुल निहित है, पहला तो आपको बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कर रहा है? सही है। देखिए, वास्तविक रूप में तो सही है, लेकिन अगर संवैधानिक रूप से पूछ दिया तो आपका यहाँ पे आंसर गलत होगा। ध्यान दीजिएगा, इसको गलत कर देंगे। और ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन बनता है जहाँ पे बच्चे गलत कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री के हाथों में होती है, राष्ट्रपति जो नाम मात्र का होता है। लेकिन जो संविधान में कहा गया है अनुच्छेद 53 में कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगा। तो पहला ही आंसर आपका गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जी हाँ, बिल्कुल, अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। जी बिल्कुल सही है। चौथा, यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। अगर वो सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर उन्हें किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। ठीक है,
तो ये आवश्यक नहीं है। तो आपका दूसरा और तीसरा चौथा सही है, आंसर हो जाएगा सी, पहला आपका गलत है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।